पिछली कक्षा में हम लोगों ने कुछ किडनी से संबंधित विषय पे चर्चा जारी रखी हुई थी और आज वापस हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। एनाटॉमी का सब्जेक्ट अपने पूरे जोर शोर से आगे बढ़ रहा है और इस क्रम में आप सभी लोगों का योगदान भी सराहनीय है। योगदान इसलिए क्योंकि जो लोग प्रतिदिन प्रश्न मुझे भेज दे रहे हैं वो अपने लिए एक प्रशस्त मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं जो सही दिशा में आपको लेके जाएगा। और जो लोग ये गलती कर रहे हैं कि उनसे प्रश्न लिखने का या बनाने का समय नहीं हो पा रहा है, वो लोग अपने लिए एक गहरी खाई खोद रहे हैं, खास करके उन लोगों का जिनका फोन मेरे पास आता है और ये मैं सुनता हूँ कि मेरे को इस बार किसी भी हालत में ये परीक्षा निकालनी ही निकालनी है। पहले प्रिपेयर तो हो जाओ, फिर आप फल की इच्छा पहले करते हैं और कर्म की गारंटी आपके पास है नहीं। आज यदि आपने प्रॉमिस कर लिया कि इस बार कुछ भी करके निकालना है, ये सब फेक प्रॉमिस है। जो व्यक्ति टॉप करता है उसकी खासियत मैं बता रहा हूँ। बड़े बड़े सारे कोर्सेज में मैंने भी टॉप किया है तो मुझे ये अनुभव रहा है। मैं अपनी बात बताता हूँ, दुनिया की तो जैसा चलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है कि जिस जिस परीक्षाओं में मैंने सोचा है कि इसको मुझे टॉप करना है, उसमें बड़ी मुश्किल लग हो जाती है अच्छे नंबर भी लेके आना। और जिन परीक्षाओं को मैंने कभी नहीं सोचा कि ये टॉप करने जैसा या कुछ ऐसा भी कुछ होता है, मेरा बस फोकस रहा कि पढ़ो, आनंद आ रहा है पढ़ाई करने में, वो बाय डिफॉल्ट इतने ज़्यादा नंबर से पास हुआ हूँ मैं जिसकी कोई सीमा नहीं। मेरे पास एक मास्टर डिग्री है कॉमर्स में भी, जिसे एम कॉम कहा जाता है। एम कॉम के प्रथम वर्ष में मैंने सोचा था कि बहुत अच्छे नंबर लेके आऊँगा मैं, और ऐसा नहीं हुआ। और सेकेंड ईयर में योग सिखाते हुए, चूँकि जितने भी मैंने मास्टर डिग्री के कोर्सेज कंप्लीट किए हैं वो सब योग करते कराते ही किए हैं, तो सेकेंड वर्ष में ऐसा था कि मुझे आनंद आने लगा। एक कुछ ऐसे विषय थे उसमें, और जब आनंद आना शुरू हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे लग रहा है कि अपने बैच क्या कई सारे बैच से में भी, मतलब पिछले और आगे अभी तक के बैचेस में भी, मतलब सामान्य से ज़्यादा सीजीपीए मैंने प्राप्त किया। यही एमबीए में भी रहा। तो कहने का मतलब ये है, यही योग में भी है, यही पॉलिटिकल साइंस में भी है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप किसी चीज़ के पीछे बहुत फोकस होकर सिर्फ अपने अध्ययन पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि प्रतिदिन का नोट्स बनाइए। कुछ लोग प्रश्न गलत लिख लेते हैं। मेरे पास कल कुछ प्रश्न आया था, मैं देख रहा था कि उसमें मतलब एक होता है, एक होती है गलती और एक होती है भयावह गलती। ऐसी गलती जिसका जिसका कोई मतलब, आपसे आपको मैंने बोला कि चार पैरों वाले छोटे से जानवर को बिल्ली कहा जाता है, और आपने लिख दिया कि चार पैरों वाले छोटे से जानवर को हाथी कहा जाता है। मतलब इतना डिफरेंस जो है, ये नहीं हो सकता ना। जो कि रिकॉर्डेड है, मैं बोल भी रहा हूँ, आप लिख भी रहे हैं, और उसके बाद इतनी भयावह गलती, वो अस्वीकार्य है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि छूट जाए तो ये वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड अपलोड हो जाती है आधे घंटे 1 घंटे के अंदर में। तो आप वहां जाके कम से कम उस वाले हिस्से को देख लिया कीजिए जो छूटा हुआ रहा करे आपका। रिकॉर्डेड सेशन है ना। और फिर भी ना समझ में आया तो मेरे को संदेश भेज के या किसी माध्यम से पूछ लिया कीजिए, लेकिन गलत मत लिखिए, क्योंकि गलत लिखेंगे तो गलत ही छपेगा, और गलत छपेगा तो फिर वो परमानेंट ही गलत हो जाएगा और टीचर गलत साबित हो जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि गलती अगर कहीं छूट जाए तो कोई बात नहीं, उसे डैश कीजिए और आगे बढ़ जाइए। 4 यूनिट्स और आपकी 4 मतलब हिस्से और बचे हुए हैं आपके एनाटॉमी के। पहला हिस्सा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो मैंने कल आपको बताया था। दूसरा है नर्वस सिस्टम का। तीसरा है एंडोक्राइनोलॉजी अर्थात ग्लैंड्स से संबंधित। और चौथा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये 4 हिस्से आपके सिलेबस के बचे हुए हैं। इसके बाद हम लोग डाइट शुरू करेंगे, तो ये 4 इस हफ्ते में हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए, है ना। कल तो सैटरडे है, कल कक्षा नहीं होगी, कल मेरी इंटरनेशनल कक्षाएं होती हैं। संडे वाले दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि बैठा जाए और इंडोक्राइनोलॉजी ख़त्म कर लिया जाए, क्योंकि इंडोक्राइनोलॉजी एक बड़ा विषय है, तो हमें वो समाप्त करना होगा। ठीक है। आज मैं बात करूंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के विषय में। बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है, नाक से शुरू होके और लंग्स तक जाके ख़त्म हो जाता है। यानी कि बहुत अभी लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको बताऊंगा। आप पहले देख लीजिए किस तरीके का रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, और उसके बाद फिर लिखने का क्रम चालू होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, वापस वही प्रश्न, प्राणायाम वाला जो मैंने पहली कक्षा में आपसे पूछा था। प्राणायाम का उत्तरदायित्व, आज इसका उत्तर हमें प्राप्त करना होगा।
दूसरी चीज ये है कि नासा छिद्र के 2 छिद्र हैं और श्वास लेने की क्षमता जो है वो मुंह में भी उतनी ही है जितनी नासा छिद्र में है। इवन इमरजेंसी होने पे नाक नहीं सांस लेती है, हम मुंह से ही सांस लेना शुरू कर देते हैं। जब तेजी से दौड़ रहे हो, दूर दौड़ रहे हो, लंबा दौड़ रहे हो, तो नाक से श्वास लेने के बजाय हम क्या करते हैं, मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं। खूब गहरी सांस मुंह से लेते छोड़ते हैं। तो फिर नाक क्यों बनाई अगर हम मुंह से सांस ले सकते हैं तो? और क्या डिफरेंस होता है नाक से और मुंह से सांस लेने में? क्या दोनों मार्ग एक ही तरीके से जाके एक ही पास अवस्थित है, मिलता है? आखिर नासा छिद्र में जब कोई रस्सी डालते हैं तो वो मुंह से बाहर कैसे आ जाती है? और फिर ये ब्रह्मरंध्र नाम की कौन सी चीज होती है? ऐसी कौन सी मुद्रा है, खेचरी जिसे हम लोग कहते हैं, ऐसी ऐसी क्या है उस मुद्रा में खास बात की वो हमें समाधि तक पहुंचा देती है? तो ये सारे प्रश्न आज और गहराई से उठेंगे आपके अंदर। इनका उत्तर जो भी फिलोसॉफिकल प्रश्न है वो उपनिषद में मिलेगा, लेकिन जो भी एनाटॉमिकल है, जो भी साइंटिफिक पार्ट है, जो भी फिजियोलॉजिकल है, वो हम लोग अभी अगले कुछ देर में प्राप्त कर लेंगे। लंग्स की संख्या 2 है, यानी कि कुल एक जोड़ी, तीन तीन हिस्सों से, मतलब एक लंग ऐसा है जो 3 हिस्सों में बढ़ता है और एक लंग ऐसा है जो 2 हिस्सों में बढ़ता है, वो भी अभी आप देख लेंगे। लंग्स को 3 परत घेर के रखती है, बाहरी, मध्यम और आंतरिक परत। 3 परतों के बाद से लंग्स का मेजर हिस्सा आता है। बेसिक यूनिट जो है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसे हम लोग एल्वोलाई बोलते हैं, एल्वोलाई सैक के माध्यम से, जो कि लाखों लाख की संख्या में उपस्थित होती है आपके लंग्स में, और उससे श्वास वहीं पे एक्सचेंज होती है। 3 तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझा जाता है एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव से, यानी कि किस तरीके का उसका रचना है, फिजियोलॉजिकल उसका क्रिया कैसी है, कैसे श्वास आ रही है और कैसे कैसे उसका रेस्पिरेशन, कहाँ से वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है। तो इसके विषय में ये दूसरा पार्ट होता है। और तीसरा पार्ट होता है कि इससे प्रभावी होने वाले अंग कौन कौन से हैं, या इसमें प्रयुक्त कौन कौन से अंग हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, नासा छिद्र, नासा स्वयं में अपने आप में एक अंग है। इसके अलावा लैरिंग्स फेरिंग्स भी दूसरा अंग है। तीसरा है ट्रैकिया। ट्रैकिया जिसे हम श्वास नाल बोलते हैं, ये ठीक वैसे ही मानिए आप, जैसे ईसोफेगस आपकी आहार नाल है, वैसे ही ट्रैकिया है श्वास नाल। तो जब भी आप, अंग्रेजी वाले लोगों से अनुरोध है कि जब भी आप अंग्रेजी में फंसे, कोई बात कोई पॉइंट ना समझ में आए, तो एक बार हिंदी वाला वहीं पे ट्रांसलेशन रहता है, उसे जरूर देख लिया कीजिए। हिंदी वाले से क्या होगा, अब श्वास नाल इतनी कठिन हिंदी नहीं है ना, लेकिन ट्रैकिया कठिन अंग्रेजी है। ट्रैकिया बिल्कुल टू द पॉइंट वाला शब्द है। ऐसे ईसोफेगस टू द पॉइंट वाला शब्द है, जबकि आहार नाल जो है वो सब्सिडरी वर्ड है, आहार वाली नाल। ठीक है, तो हो सकता है कि आप उससे समझ जाएं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बड़े शब्द देख के हम छोड़ देते हैं, और हिंदी वालों से भी यही अनुरोध है। कई बार हमारे सामने हिंदी के शब्द ऐसे होते हैं जिससे हम नहीं समझ पाते, तो आप इंग्लिश वाला वर्जन जरूर देख लिया कीजिए। ट्रैकिया के अलावा, ट्रैकिया को कुछ ऐसे कार्टिलेज होते हैं जो बाइंड करके रखते हैं, हमें वो भी देखना होगा। 2 हिस्सों में बढ़ती है ट्रैकिया, वो बिल्कुल ट्री के तरीके से ब्रांच बन के आ जाती है। जिस तरीके से वो 2 हिस्सों में बढ़ती है, तो आगे ब्रोंकियल ट्री का पूरा सेक्शन शुरू हो जाता है, हम उसके विषय में भी जानेंगे। अभी जब मैं ये बातें आपको बोल रहा हूँ, तो आप कोई एक आपके मस्तिष्क में फिगर नहीं आ रही होगी कि ब्रोंकी कैसी दिखती होगी। जैसे मान लीजिए मैंने बोला इंडिया, तो आपको आपके दिमाग में एक एक चित्र बना ना भारत का। मैंने बोला आपसे फॉर एग्जांपल आपके स्टेट का नाम, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, तो आपके स्टेट का भी चित्र बन के आ गया। लेकिन अगर अभी आप सभी लोगों से बोलूं कि मणिपुर, सब इंडिया के ही हो ना, लेकिन मणिपुर का नक्शा किसी को याद आ रहा है? किसी को नहीं याद आ रहा है। ऐसे ही इंडिया का मैंने नाम लिया तो इंडिया का नक्शा आपके दिमाग में बन गया। और चलो अमेरिका बोला तो कुछ कुछ लोगों को अमेरिका भी पता लग गया। लेकिन जैसे ही मैं आपसे बोलूंगा कि पापुआ न्यू गिनी, तो कोई नक्शा नहीं आया आपके दिमाग में। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने उसको कभी देखा नहीं है। यदि आप उसे देखे रहते, जैसे ही मैं नरेंद्र मोदी का नाम लूंगा, तो आपके दिमाग में एक व्यक्ति का चेहरा सामने आ जाएगा ना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टालिन के विषय में सोचिए, तो आपको कुछ भी, मतलब उसकी कहानी भी नहीं समझ में आएगी। पहली चीज जो दिमाग याद करता है वो है विजुअल इफेक्ट को। यानी एक बार अगर आप किसी चीज को देख लेते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले उपस्थित होता है। ठीक है, इसीलिए चित्र वाली किताब जो है वो बच्चे ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि बच्चों की किताब में चित्र दिया रहता है, और हम लोगों की किताब में एक भी चित्र नहीं है। ठीक है, तो चित्र वाली किताब से अगर आप एनाटॉमी पढ़ेंगे, तो थोड़ी आसानी होगी आपको याद कर पाने में। बहरहाल, मैं आपके सामने एक एक वीडियो प्रस्तुत करता हूँ, आप देखिए और थोड़ा आनंदित होइए। उसके बाद इस विषय पे आगे चर्चा चलेगी।
ठीक है। किस तरीके की ब्रोंकियल ट्रीज दिखती हैं, क्या है इनकी खासियत, किस तरीके का स्वरूप है, ये आपको व्यक्ति दिख रहे हैं। ठीक है। अब आप इन्हें देखिए, नेजल कैविटी सबसे पहले, ये ये है आपकी जिह्वा। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, जीभ है ना, ये जीभ है, और ये नासा छिद्र के आसपास का पूरा हिस्सा है। अब नासा छिद्र से अगर श्वास अंदर प्रवेश करे तो आप देखिए, यहीं से हम लोग क्या करते हैं, जो नेति करते हैं ना, हम यहाँ से प्रवेश कराते हैं और यहीं से इसे बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से ये बाहर हो जाती है। ठीक है, यानी यहाँ से लेके हॉलो स्पेस है, तो हमने क्लियर क्या किया, यही हिस्सा सिर्फ क्लियर किया हमने, ये वाला जो हिस्सा है। ठीक है। अब बात करते हैं ये श्वास की। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये श्वास है, ऑक्सीजन नहीं है श्वास में। श्वास का मतलब हो गया एयर। एयर कैन बी एनीथिंग, लाइक हो सकता है नाइट्रोजन आप ले रहे हो, हो सकता है मेथेन ले रहे हो सकता है एथेन ले रहे हो, प्रोपेन ब्यूटेन जो भी सूंघ रहे हो गैसीय फॉर्मेट में, ये तो आपके ऊपर है कि क्या सूंघ रहे हो, है ना। लेकिन ये अंदर जा रहा है। अब इसे जाने देते हैं, ये अंदर प्रवेश किया। अब ये है ट्रैकिया, देखिए इसे बोलते हैं बेसिकली इपिग्लोटिस का हिस्सा है, ये जो है कंठछद इसे हिंदी में बोलते हैं, इपिग्लोटिस का हिस्सा है। और उसके बाद यहीं पे थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि का पूरा स्वरूप देखने को मिलता है, और यही ट्रैकिया का स्वरूप बनाता है। ये कार्टिलेजिस से ये बधा पड़ा है, इसे आप देखिए थोड़ा और। ठीक है। ऊपरी हिस्सा फेरिंग्स का, लैरिंग्स फेरिंग्स, मैंने आपको पहले बोला, फूड पाइप पीछे से जा रही है। ठीक। अब ये वही फूड पाइप है, फूड पाइप के आगे अब दिखाएगा कि किस तरीके से ये सेटल डाउन करता है लंग्स का। ये आ गया कहाँ पे, ये श्वास नली में प्रवेश कर गया, जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, ये प्रवेश किया। ये क्या है, विंड पाइप, आप देख रहे हैं सामने। ईसोफेगस जनरली लंबा है, लेकिन ट्रैकिया जो है वो जनरली छोटा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होती है, 8 होती है वैसे इसमें कुल। ऊपर यहाँ वाले को काउंट नहीं करते, तो नीचे वाले को अगर आप देखते हैं तो 8 है आपके पास में कार्टिलेजेस की संख्या। वैसे 12 मानते हैं, लेकिन 8 है में से। अब ये मैंने आपको जैसा बताया कि एक लंग ऐसा होता है जिस साइड में हृदय होता है, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ आता है। एक तो खासियत ये हो गई, दूसरी खासियत ये हो गई कि ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, और ये 3 हिस्सों में, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो जिस साइड में हृदय नहीं है, यानी कि राइट हिस्सा, ये 3 हिस्सों में अध्ययन किया जाता है, और ये 2 हिस्सों में बंटता है। नीचे ये कौन है, ये डायाफ्राम महोदय है। ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये है क्या, डायाफ्राम। यही फूलता और पचकता है। ठीक है, ये है डायाफ्राम। डायाफ्राम यहाँ से इसोफेगस पार हो जाती है। बहरहाल, अब यही अंदर जब प्रवेश कर रहा है, ये जो हिस्सा है ट्रैकिया का, जब ये अंदर प्रवेश करता है तो कई छोटे 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 हिस्सों में बट जाता है, कई छोटे छोटे हिस्सों में बट रहा है ये। अंत तक ये जो दिखाई दे रहा है ना, अंगूर की जैसी संरचना, इसे ही हम लोग एल्वोलाई बोलते हैं, और यही इसकी बेसिक यूनिट भी है। ठीक है। अब आगे थोड़ा और इसे डीप पे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये सांस अंदर आई, एंड ऑफ द पॉइंट ऐसे ही सब में जाती है, सिर्फ इसी में नहीं आ रही है, सब में ऐसे ही जाती है। ये पहुंची कहाँ पे, एल्वोलाई के पास में, इसे बोलते हैं एल्वोलाई। अब थोड़ा एल्वोलाई को भी देखते हैं, अगर इसे बीचों बीच में से फाड़ा जाए तो इस तरीके से। ठीक है, बस अभी इतना। और फिर वापस एल्वोलाई से ये बाहर लेके श्वास लेके बाहर निकल जाता है। अब एल्वोलाई कैसी दिखती है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि यदि एल्वोलाई को हम लोग देखा जाए तो किस तरीके से ये फ्यूजन कंप्लीट होता है। ठीक है, मुझे 1 मिनट का और समय दीजिए। 5, ये हो गया अगला। ठीक है, ये देखिए, अभी थोड़ा और आपको व्यू समझाएगा कुछ इस तरीके से आपकी सांस फूलती है। ये अंदर आया। अब जो लोग सिगरेट वाही होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं, उनका ये मार्ग इतना गंदा दिखता है, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। इतना गंदा हो जाता है ये लंग्स की क्या कहा जाए। अब इसमें ये प्रवेश किया। ठीक है, नेजल कैविटी, विंड पाइप, ब्रोंकीज, डायफ्रामल एक्टिविटीज, और ये, चलिए, बस मुझे लगता है इतना अभी आपके लिए पर्याप्त है। बाकी से संबंधित और भी जो भी जब आपको और कुछ बताना होगा, जैसे खास करके एल्वोलाई वाला, तो उसका भी फ्यूजन मैं आपको दिखाता हूँ। एल्वोलाई भी देख ही लो पहले। एल्वोलाई, बस।
चेंज एल्वोलाई देख लीजिए, फिर हम लोग लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा 14 सेकंड का वीडियो आप और देख लीजिए। चलिए, ये है लंग्स, ये देख रहे हैं आप। एक्चुअल बिल्कुल ये वाली जो एल्वोलाइज है, ये बिल्कुल ऐसी ही संरचना आपके लंग्स में पाई जाती है। देखो कितनी मात्रा में है ये। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे पहुंचते हैं, ये है एल्वोलाइज फाइनल। अब इसमें आप देख रहे हैं, दो चीजें आपको दिख रही होंगी बहुत क्लियर। एक तो ये है, ये जो ब्लू कलर की है वेन्स आपकी जो है और आर्टरीज, ये दोनों आपको प्रदर्शित हो रही हैं। ठीक है, ब्लू का मतलब हो गया जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये लेने के लिए आई पड़ी है। और ये लाल का मतलब हो गया जो ऑक्सीजन लेके जा रही है। और यहाँ आप एक चीज देखिए, खास बात आपको यहाँ दिखेगा, सारी की सारी यहाँ पे आके दो हिस्सों, दो रंग में बट जा रही हैं। है ये एक ही लाइन, ठीक है, लेकिन यहाँ आते आते ये ब्लू है। और जैसे ही ये एल्वोलाई की टच में आती है, फिर धीरे धीरे रेड रंग अख्तियार कर ले रही है, प्राप्त कर ले रही है। यानी कि गैस एक्सचेंज में जैसे ये इससे सिर्फ ऊपर चिपकी पड़ी है, फ्यूजन से गैस की मात्रा परिवर्तित हो जाती है। तो थोड़ा सा और इसे और समझा जाए तो कुछ इस तरीके से आप समझिए। इससे संबंधित मैं और आपको एक वीडियो भेज दूंगा, आप देखिएगा आराम से। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा अब लिखने का क्रम करते हैं। एल्वोलाई समझ में आया आपको कैसा दिखता है? ठीक है, आपको ये समझ में आया कि लंग्स में कैसे श्वास जा रही है, और ये भी समझ में आया कि किस तरीके से परासरण। अब आप लोगों ने जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा है उनके लिए तो ये बहुत इजी है कि गैस एक्सचेंज कैसे होती है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर वेट है और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है, उन दोनों में डिफरेंस होता है, लिहाजा गैस एक्सचेंज बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन जो लोग ह्यूमैनिटीज वाले हैं, उन्हें इतना डीप जाके सुनने की या सोचने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो सिर्फ ये समझना है कि एल्वोलाई इज द लास्ट पॉइंट जहां से ये दोनों एक्सचेंज हो जाता है। और नेट के लिए आपके लिए इससे ज्यादा वो ये नहीं पूछते हैं कि बताओ किस तरीके से होता है, आखिर क्या चलता है उसमें। बस आपको ये जानना है कि वो लास्ट पॉइंट कहाँ है, जैसे हम लोग जहां से श्वास परिवर्तित होती है या अलग अलग रूप प्राप्त करती है। ठीक है, तो लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले लिखिए श्वसन तंत्र, हेडिंग डाल दीजिए श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। लिखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ कुछ महत्वपूर्ण अंगों का समूह है जो कुछ महत्वपूर्ण अंगों का समूह है जो श्वास लेने हेतु आवश्यक रोल प्ले करता है, आवश्यक रोल प्ले करता है। अब आगे लिखिए, ये अंग निम्नलिखित हैं, ये अंग निम्नलिखित हैं। ये ऑर्गन्स या ये अंग निम्नलिखित हैं। पहला है मुंह और नाक, या नाक और मुंह। ठीक है, दूसरा है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है नाक के अंदर का ही, रुमाब, हिंदी में रुमाब या सीलियाज। सीलियाज ये बहुत जरूरी है, ये सब रेस्पिरेटरी के लिए। ठीक है, तीसरा है साइनस, तीसरा है साइनस। चौथा है फारिंग्स, ग्रसनी। फिर है ग्रसनी, ग्रसनी। हाँ चौथा, चौथा ठीक है, चौथा। ग्रसनी बताया तो दिव्य जी। ग्रसनी या फेरिंग्स, अंग्रेजी में फेरिंग्स, PHARYNX, फेरिंग्स। उसके बाद ब्रोंकियल ट्यूब, ब्रोंकियल ट्यूब। ठीक है, ब्रोंकियल ट्यूब के ऊपर, ग्रसनी के ऊपर ट्रैकिया भूल गए हम लोग, ट्रैकिया लिख लीजिए। ट्रैकिया, TRACHEA, ट्रैकिया, ट्रैकिया। उसके बाद ब्रोंकियल ट्यूब, फिर आती है एल्वोलाई, एल्वोली। ठीक है, उसके बाद इन सब का एमलगेशन होता है लंग्स। जहां से ब्रोंकी है और एल्वोलाई है, उसको आप अगर एक ऐसे बड़े ब्रैकेट में शो करके और लिख सकते हैं कि लंग्स, यानी कि फेफड़े। ठीक है,
उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण है वो है सपोर्टिव ऑर्गन्स। सपोर्टिव ऑर्गन्स में एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिक्स, लैरिंग्स, 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 और आपका डायफ्राम और पसलियां, रिबकेज, ये सपोर्टिव ऑर्गन्स हैं। ये सब मिला के बनता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। डायफ्राम और पसलियां यानी कि रिब्स। ठीक है, आगे लिखिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम का कार्य। रेस्पिरेटरी सिस्टम का कार्य, पहला कार्य इसका है, सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है क्या, कि ये श्वास लेने का कार्य है। इसका कार्य श्वास लेना एवं छोड़ना है, पहला से जरूरी कार्य। दूसरा है बोलने की शक्ति प्रदान करना। बोलने की शक्ति प्रदान करना, आप बोल पाते हैं, अगर श्वास नहीं आती आपकी तो आप बोल नहीं पाएंगे। और एक खास बात है आपको बताऊं, इनहेल करते हुए आप कुछ नहीं बोलते हैं, ये भी आप जानिए। आप सब लोग ट्राई करके एक बार देखो, श्वास लेते समय आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, हमेशा श्वास छोड़ते हुए या श्वास रोक के ही कुछ बोल पाएंगे आप, ये खासियत होती है। तो ये सीधा संबंध है इसका श्वास लेने से। ठीक है, तीसरी चीज लिखिए, तीसरा लाइन, सूंघने, सूंघने की क्षमता प्रदान करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम सूंघने की क्षमता प्रदान करता है। दूसरा मैंने बोला था बोलने की क्षमता प्रदान करता है, और तीसरा है सूंघने की क्षमता प्रदान करता है, ये यह तंत्र। उसके बाद है यह तंत्र वायु को, हवा को शरीर के तापमान के बराबर या शरीर के तापमान से संबंधित तापमान देने का कार्य करता है। शरीर से संबंधित तापमान को देने का, प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, और कुछ विशिष्ट गैसों को, कुछ विशिष्ट गैसों को बतौर उत्सर्जी तंत्र के रूप में भी कार्य करता है। बतौर उत्सर्जी तंत्र के रूप में भी कार्य करता है, यानी उत्सर्जन के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, अब आपने ये हो गया इसका कार्य। अब वन बाय वन हेडिंग डालते जाइए तो उसको उसके लिखते जाते हैं। लिखिए नोज, नोज रेस्पिरेटरी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ह्यूमन नोज। लिखिए नाक, नाक या नोज, दो नॉस्ट्रिल्स युक्त, दो नॉस्ट्रिल्स युक्त ऑल्फैक्टरी सिस्टम का एक हिस्सा है। ऑल्फैक्टरी सिस्टम का एक हिस्सा है। ऑल्फैक्टरी सिस्टम का एक हिस्सा है। इस हिस्से में, इस हिस्से में यानी नासा छिद्र के हिस्से में ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ऑल्फैक्टरी नर्व्स यानी कि जो स्मेल का सेंस होता है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स एवं ऑल्फैक्टरी ट्रैक का गुच्छ लगा रहता है, का गुच्छा लगा रहता है। नाक के अंदर नेजल म्यूकोसा पाई जाती है। नाक के अंदर नेजल म्यूकोसा पाई जाती है, जो बाहरी डस्ट को, बाहरी डस्ट को रोकने का कार्य करती है। बाहरी, बाह्य डस्ट को रोकने का कार्य करती है। आगे लिखिए, नासा छिद्र में ही, नासा छिद्र में ही छोटे छोटे रोमाब या बाल पाए जाते हैं। छोटे छोटे रोमाब या बाल पाए जाते हैं, जिनका भी, इनका भी कार्य, इनका भी कार्य डस्ट पार्टिकल्स को रोकना है। साथ ही, साथ ही म्यूकोसा के साथ मिलके, म्यूकोसा के साथ मिलके
म्यूकोसा के साथ मिलके यह म्यूकोसा के साथ मिलके यह बाहरी वायु को बाह्य वायु को बाहरी वायु को शरीर के अनुरूप ताप के अनुसार बना देती है। शरीर के अनुरूप ताप के अनुसार बना देती है। आगे लिखिए। नासा छिद्र में या नाक में या नाक मूलतः मैग्जिला एवं मैग्जिला एवं फ्रंटल बोन के सहयोग से बनती है बनती है। निचले हिस्से में इसके निचले हिस्से में वूमर नाम की हड्डी पाई जाती है। वूमर, VOMER। जबकि जबकि पिछले हिस्से में पिछले हिस्से में यह सेफेनॉइड अस्थि से जुड़ी रहती है। सेफेनॉइड, SPHENOID, सेफेनॉइड अस्थि से जुड़ी रहती है। आगे लिखिए। नासा छिद्र के आगे ये जो है ना, ये किसी किसी की तोते जैसी ज्यादा निकल जाती है। देखा आपने? ये जो बिल्कुल आगे वाला हिस्सा है, इसको हिला के देखो, ऐसे ही हिल जाएगा ये जो हिल रहा है ना, ये वाला हिस्सा। ठीक है, लिखिए। नासा छिद्र के बिल्कुल अगले हिस्से को सेप्टल कार्टिलेज कहा जाता है, और अंडरलाइन कर लेना इस बात को। सेप्टल कार्टिलेज कहा जाता है। ये अस्थि नहीं होती है, लेकिन अस्थि जैसा कार्य करती है। सेप्टल कार्टिलेज कहा जाता है। आगे लिखिए। नासा छिद्र में या नाक में या नासा छिद्र में, नाक में या नाक के आसपास मूल रूप से 4 साइनस पाए जाते हैं। साइनस के गड्ढे पाए जाते हैं। पहला है इथमॉइड साइनस, बिल्कुल यहाँ पे इस वाले हिस्से में, यहाँ पे इथमॉइड साइनस। दूसरा है मैक्सिलरी साइनस, इस वाले हिस्से में, गाल के बिल्कुल पीछे वाला जो हिस्सा है, मैक्सिलरी साइनस। तीसरा है, इसी से जो यूज में आता है, सेफेनॉइड साइनस। ये यहाँ तक का हिस्सा ले लेता है ये सेफेनॉइड साइनस। सेफेनॉइड, SPHENOID, सेफेनॉइड साइनस। और फ्रंटल साइनस, ये ऊपर के पीछे जो हिस्सा बचा हुआ होता है, ऊपर के पीछे का हिस्सा, सेफेनॉइड साइनस। ठीक है, बस। अब आगे लिखिए। श्वास नली या नहीं, फेरिंग्स पहले लिखिए। फेरिंग्स फेरिंग्स लिखिए। फेरिंग्स फेरिंग्स फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है। फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है जो जो 12 से 14 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, एवं क्रिकॉइड कार्टिलेज के द्वारा, क्रिकॉइड, CRICOID, क्रिकॉइड कार्टिलेज के द्वारा आबद्ध रहती है। इसके शुरुआत में इसके शुरुआत में ऑडिटरी ट्यूब्स ऑडिटरी ट्यूब्स और लैरिंग्स लैरिंग्स या अंतिम हिस्से में लैरिंग्स कह सकते हैं, एवं मध्य हिस्से में इसोफेगस रहता है। इसोफेगस रहता है। इसमें इसमें फेरेंजियल टॉन्सिल
फेरेंजियल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल और ट्यूबल टॉन्सिल। आज तक आप एक ही टॉन्सिल जानते होंगे जो आपके गले में जो लटक रहा है ना, ये सब उसी के आसपास का हिस्सा है। आप तो मूल, एज अ मूल ये जानते होंगे कि ये टॉन्सिल है। क्या गले में दर्द हो रहा है तो क्या बढ़ गया है? टॉन्सिल बढ़ गया है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप एक टॉन्सिल जानते हैं, लेकिन वस्तुतः उसके आसपास के सारे हिस्से को मिला के। और आपको एक बहुत शानदार बात मैं बताता हूँ, लिम्फ, लिम्फ जो सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, जो एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम के तौर पे भी जाना जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं संदीप जी? पीछे क्या बोला? बताता हूँ, अनम्यूट नहीं करोगे। फेरेंजियल, पैलेटाइन, लिंगुअल एंड ट्यूबल। ठीक है। हम्म। तो ये चार साइनस जो है, इनका मतलब ये जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम का कार्य है, वो लिम्फेटिक सिस्टम के मूल अंगों में टॉन्सिल भी आता है। ये आपके मतलब प्रतिक्रियात्मक तौर पे भी कार्य करता है, यानी जैसे वाइट ब्लड सेल्स आपकी आपको शरीर को सिक्योरिटी प्रदान करती हैं, ठीक कुछ ऐसी ही संरचना जो है वो ये भी प्रदान करता है। ठीक है, आगे लिखिए। फेरिंग्स में, फेरिंग्स में म्यूकोसा एवं सब म्यूकोसा की पतली लेयर पाई जाती है। म्यूकोसा एवं सब म्यूकोसा की पतली लेयर पाई जाती है। आगे लिखिए। फेरिंग्स को, फेरिंग्स को नेजोफेरिंग्स एवं, नेजोफेरिंग्स एवं ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एवं नेजो ओरो एवं लैरिंगोफेरिंग्स के रूप में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। आगे लिखिए। अगली हेडिंग डाल लीजिए। लंग्स, लंग्स, लंग्स। देखिए, मानव शरीर में, मानव शरीर में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं जो प्लूरल कैविटी में स्थित होते हैं। प्लूरल कैविटी में स्थित होते हैं। राइट लंग, देखिए राइट लंग यानी दाहिना फेफड़ा तकरीबन 650 से लेके 750 ग्राम तक का होता है। 650 से लेके 750 ग्राम तक का होता है। जबकि बायां फेफड़ा इससे 100 ग्राम तक कम रहता है। 100 ग्राम तक कम रहता है। आगे लिखिए। लंग्स, लंग्स या फेफड़े कॉनिकल शेप में होते हैं। कॉनिकल शेप में, कॉनिकल, CONICAL, कॉनिकल शेप में होते हैं। ऊपरी हिस्से को, जहां से शुरुआत होती है उसे एपेक्स, ऊपरी हिस्से को एपेक्स एवं निचले हिस्से में जहां ये समाप्त होता है उस हिस्से को डायफ्राम अलग करता है। डायफ्राम अलग करता है। फेफड़ों के तीन, तीन हिस्सों में, फेफड़ों को तीन हिस्सों में आवंटित करके अध्ययन किया जाता है। एंटीरियर, पोस्टीरियर एवं इंफीरियर, API इसे बोलते हैं। एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर। ठीक है, आगे लिखिए। फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों के अंदर ब्रोंकीज या ब्रोंकियल ट्री की संरचना पाई जाती है।
ब्रोंकियल ट्री की संरचना पाई जाती है? आगे लिखिए। लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग्स यानी कि बायां फेफड़ा दो हिस्सों में बंटता है, जिसे जिसे सुपीरियर लॉबी एवं इंफीरियर लॉबी कहा जाता है या लोब कहा जाता है। सुपीरियर एवं इंफीरियर लोब कहा जाता है। इन दोनों हिस्सों को इन दोनों हिस्सों को अंडरलाइन करके लिखेगा। ऑब्लिक फिशर अलग करता है। ऑब्लिक फिशर, OBLIQUE फिशर अलग करता है। ठीक ऐसे ही दाहिना हिस्सा तीन हिस्सों में बंटता है। सुपीरियर, SMI से बोलते हैं, सुपीरियर, मिडल एवं इंफीरियर। सुपीरियर, मिडल एवं इंफीरियर। आगे लिखिए। सुपीरियर और मिडल लॉबी को सुपीरियर एवं मिडल लॉबी को ओरिजेंटल फिशर अलग करता है। ओरिजेंटल फिशर अलग करता है। ठीक है, आगे लिखिए। ट्रैकिया के अग्रगामी भाग को अग्रगामी भाग को प्राइमरी ब्रोंकस कहा जाता है। ब्रोंकस, BRONCHUS, ब्रोंकस वही ब्रोंकीस। प्राइमरी ब्रोंकस कहा जाता है, जो आगे चल के जो आगे बढ़ते हुए और पतली होती जाती है, जिसे सेकेंडरी ब्रोंकस कहा जाता है। सेकेंडरी ब्रोंकस कहा जाता है। यही और आगे चल के टेरिटरी ब्रोंकी में यानी तृतीयक ब्रोंकी के में बट जाती है। तृतीयक ब्रोंकी के रूप में बटती है। पुनः आगे बढ़ते हुए ब्रोंकियोल टर्मिनल के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। पुनः आगे बढ़ते हुए ब्रोंकियोल टर्मिनल के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है, जिसे हम लोग ब्रोंकियोल्स भी कहते हैं। पहले ऊपर ब्रोंकी थी, अब वही ब्रोंकियोल्स हो चुकी है। आगे लिखिए। बिल्कुल अंतिम हिस्से पे बिल्कुल अंतिम हिस्से पे एल्वोला एल्वोलाई सैक एल्वियोलर सैक के रूप में यह गुच्छे का स्वरूप धारण कर लेती है। गुच्छे का स्वरूप धारण कर लेती है। यहीं पे आगे लिखिए। यहीं पे यानी एल्वोलाई सैक में श्वास का श्वास का ऑक्सीजन ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करता है। अंदर प्रवेश करता है। साथ ही ऑक्सीजन के सदृश गैसेस या ऑक्सीजन के सदृश गैसेस या उसकी ही जैसी सांद्रता वाली गैसें उसके ही जैसी सांद्रता वाली गैसें अंदर प्रविष्ट हो जाती हैं। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि लंग्स में सिर्फ ऑक्सीजन जाती है। अगर ऑक्सीजन जाती तो भोपाल गैस त्रासदी होती ही नहीं। अगर सिर्फ अंदर ऑक्सीजन जाती तो भोपाल गैस त्रासदी क्यों हुई थी? क्योंकि बाकी अन्य गैस भी तो अंदर जा रही थी ना। पूरा का पूरा शहर जो है, एक सीरीज आई थी, वेब सीरीज, शायद आप लोगों ने सुना हो, रेलवे मैन करके कोई सीरीज आई थी। आपको मौका मिले तो देखिएगा। अभी तो वैसे मौका नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब एग्जाम के बाद मिलेगा तो देखिएगा। रेलवे मैन सीरीज में यही बात दिखाई, पूरा का पूरा शहर गैस चैम्बर में परिवर्तित हो गया और लोगों के आंखों से खून बहना शुरू हो जाता था।
ठीक है, गैसेस इतनी खतरनाक होती हैं मीथेन में। अब जैसे अभी हाल के दिनों में, अभी कल परसों मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक परिवार क्या, एक मतलब ऐसे लड़के लड़के थे या कुछ लोग थे, एक छोटे से कमरे में वो लोग रूम हीटर चालू करके, जो ब्लोइंग रूम हीटर होता है वो चालू करके, और कमरे को चारों तरफ से बंद करके सो गए। ठीक है। और 6 घंटे के बाद से पूरे कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई, क्योंकि जो भी ये CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आ नहीं रही थी कहीं से ज्यादा, कमरा चारों तरफ से बंद था, और धीरे धीरे वो मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो गई, गर्म हो गई। अब वो गर्म हो गई तो इन लोगों को जब ये एहसास हुआ कि सांस नहीं ली जा रही है, तो आंख तो खुल गई, क्योंकि आंख को जिस जो सिस्टम कंट्रोल करता है वो ओपन होने और बंद होने की शक्ति प्रदान करता है। गजब की करामात है शरीर। आप देखिए, शरीर का सबसे मोटा हिस्सा कौन सा है? एड़ियां, राइट। अगर आप देखें तो एड़ियां सबसे मोटी स्किन है ना, और सबसे पतली स्किन कहाँ पे है? आंखों की पुतली, ये वाला हिस्सा जो है, बिल्कुल ये बहुत पतले हिस्सा है। लेकिन जब थोड़ी सी भी ठंड बढ़ती है तो हमें सबसे ज्यादा ठंड पैरों में तो लगती है। सबसे पहले पैरों को, अभी रजाई में सबसे पहले क्या करते हैं, पैरों को मोड़ के बैठते हैं ताकि पैरों में ठंडी ना जाए। और कितनी भी ठंडी पड़ जाए, किसको फर्क नहीं पड़ता है? आंखों को। तो पतले और मोटे होने का कोई संदर्भ नहीं है यहाँ पे। आंखें जो होती हैं वो हमेशा कार्य कर सकती हैं, वो चाहे कितनी भी ठंड पड़ रही हो तो। और वो फैमिली देख तो सकती थी कि अब हमारी मृत्यु निकट है, और कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि शरीर जो है उसमें ऑक्सीजन ही नहीं था, और बिना ऑक्सीजन के एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो सकता था, शरीर हिलने तक को तैयार नहीं थी। अंदर जो ग्लूकोज बचा हुआ था वो सब समाप्त हो गया, और मतलब पूरी तरीके से पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो कार्य करना बंद कर दिया था, और वो 6 के 6 लोग मर गए। सोचिए, दम घुटने के कारण से। ये रूम हीटर बड़ा खतरनाक चीज है, जो ब्लोइंग वाला आता है। ये जो डायरेक्ट गर्मी पैदा करता है ना, जिसमें तार गर्म होता है, वो वाला तो चल जाता है, उसमें इतनी पावर नहीं है। लेकिन जो ये ब्लोइंग वाला है, जो हवा छोड़ता है, गर्म हवाएं छोड़ता है, ये बड़ी खतरनाक चीज है। जो लोग कार वगैरह में बैठते हैं और ब्लोअर चालू करके बैठे रहते हैं, उनसे भी ये अनुरोध है कि अगर वो ब्लोअर आवश्यकता से ज्यादा देर, यानी 1 घंटे भी अगर आपका ब्लोअर चल गया, तो फिर आपको बचा पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 1 घंटे में तो पूरी मोनोऑक्साइड भर देगा आपके अंदर। ठीक है। इसलिए कभी भी आवश्यकता हो तो आधे घंटे 1 घंटे में ये सब बंद करके कमरे को जरूर खोल लें। ठीक है। तो मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लंग्स में ये सिस्टम नहीं है। लंग्स में तो एक सिस्टम सेट किया हुआ है कि इतने मॉलिक्यूलर वेट की, जैसे ऑक्सीजन का 8 और 16 है, तो इस सदृश जिसकी भी सांद्रता है, जिसका भी वेट है, जिसका भी घनत्व है, जिसका भी डेंसिटी है, इस तरीके का वो प्रवेश कर जाएगा। और जो भी इससे बेकार है वो बाहर, कई बार तो नाइट्रोजन भी प्रवेश करके रहती है शरीर के अंदर। ठीक है। अभी गैस चेम्बर दिल्ली बन जाती है जब भी यहाँ पे ठंडियाँ आती हैं, तो इसमें तमाम एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, AQI, वो बताता है कि ये पार्टिकल मौजूद है, लेकिन सारी चीज सांस के साथ अंदर तो जा रही है ना। जो चीज वेस्ट है वो बाहर निकल जाती है। अब लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसका प्रभाव नहीं है। लंबे समय में, जैसे जितने भी योगा टीचर दिल्ली के हैं, आप जाके देखिए, तकरीबन अगर आप एक मैसूर के योगा टीचरों का, या छोड़ी मैसूर, ऋषिकेश लीजिए, ऋषिकेश के 100 योगा टीचरों को आप उठाइए, और दिल्ली के 100 योगा टीचरों को उठाइए। ऐसे योगा टीचर जो 10 साल से दिल्ली में पढ़ा रहे हो, और ऐसे योगा टीचर जो 10 साल से ऋषिकेश में पढ़ा रहे हो, यूजली ओम बोलने की कैपेसिटी उन लोगों में ज्यादा होगी जो ऐसे शुद्ध वातावरण में आते हैं, शुद्ध वातावरण से रहते हैं। और ये प्रयोग मैं चाहता हूं कि इसी कक्षा में कर लिया जाए। सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अनम्यूट कर सकते हैं, कमर गर्दन थोड़ी सीधी कीजिए, और खुद ही जांचिए कि कौन कितने देरी तक ओम बोल सकता है। पहले अनम्यूट कर लीजिए सब लोग, और खूब गहरी सांस लीजिएगा, जितनी गहरी सांस हो सके खूब गहरी सांस लीजिए। मैं 1 2 3 बोलूंगा तब, ठीक है। और कमर गर्दन सीधी रखिएगा, सांस भरिए, और आंखें बंद कर लीजिएगा ताकि कोई किसी को देखे ना। और ओ छोटा बोलना है, मो लंबा बोलिएगा। ठीक है। 1 2 3 गो।
कितनी बार बोलोगे, एक बार हो गया। कौन कौन बोला तेरी। आपको पता चला एक चीज, कि आप कायदे से 1 मिनट भी ओम का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ऐसा है ना। अगर आपसे बोला जाए, आप लोग योगा टीचर हैं, जैसे शंकर महादेवन एक बड़े अच्छे सिंगर है, और उनका एक गाना आया था ब्रीथलेस। आपने सुना हो, आपको मौका मिले तो सुनिएगा ब्रीथलेस। वो ब्रीथलेस गाना जो है वो बहुत लंबा गाना है, और उसमें सांस का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। वो गाते 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 वो एक ही सांस में पूरा गाना कंप्लीट हो गया है, 2-2.5 मिनट का गाना है। ठीक है। और आप लोग योगा टीचर हैं, इसी पे आपका घर चल रहा है, इसी सांस कैसे लेनी है कैसे छोड़नी है। और कायदे से देखा जाए तो आप 1 मिनट भी अपने लंग्स की कैपेसिटी को, टोटल टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं इसे, है ना, TTV, टोटल टाइडल वॉल्यूम आपकी 1 मिनट की कैपेसिटी का भी नहीं है। तो आप कल्पना कीजिए क्या परिस्थिति है। तो ये कहाँ से आएगा। ये अभ्यास से आता है। जब आप कपालभाति करते हो ना, बार बार कपाल भाती बोला जाता है। कपालभाति निसंदेह प्राणायाम नहीं है, लेकिन कपालभाति के बिना कोई प्राणायाम प्राणायाम बनने की कैपेसिटी भी नहीं दे सकता आप। इसलिए कपालभाति प्राणायामों का प्राणायाम होना चाहिए। ठीक है। कपालभाति आपकी कैपेसिटी को, लंग कैपेसिटी को, TTV को डबल ट्रिपल करने की क्षमता रखता है। इतनी कि काशी जी में एक व्यक्ति हैं, पंडित जी, शंख बजाते हैं। और कोई भी विदेशी जब आता है तो पंडित जी ही शंख बजाते हैं। और आप उनको सुनिएगा, 2.5 से 3 मिनट तक बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए शंख बजा देते हैं। हर वो व्यक्ति जो शंख बजाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का दुख दर्द होता ही नहीं है। और एक बात, हर उस व्यक्ति को जिसको थोड़ी थोड़ी बात पे छींक आती, ऐसे लोग होते करते रहते ना, ऐसे वाले जो लोग होते हैं, ये ब्रोंकाइटिस के शिकारी हैं। इन सबको ब्रोंकाइटिस हुआ पड़ा है। मैं ऐसे कई योगा टीचरों को जानता हूँ जो मेडिकल साइंस के प्रकांड विद्वान हैं, और उन्हीं को ब्रोंकाइटिस हुआ पड़ा है। हर बात पे ऐसे करना पड़ता है उनको। हाँ, तो अपनी गहरी सांस लीजिए, खुद को ही मतलब अपनी ब्रोंकाइटिस ठीक नहीं हो रही है, और दूसरों की ब्रोंकाइटिस के लिए जा रहे हैं। ये कैसे नहीं ठीक होगा ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस बहुत इजीली आप कंट्रोल कर सकते हो, अगर आपके पास प्रॉपर, अब इसे क्या बोलते हैं, दूसरा तरीका क्या है बचने का। दूसरा तरीका है बचने का, ये बोल दिया जाता है कि सर्दी हुई है, या ये बोल दिया जाता है एलर्जी है मेरे को, किससे, डस्ट से। कैसी एलर्जी, मिट्टी से ही शरीर बनी है आपकी, है ना। अब आप दिन भर एसी में रहोगे, तो एसी में जो गैस प्रयुक्त होती है, उसकी सादृश्यता, एनालॉजी जिसे बोलते हैं, सादृश्यता पूरी तरीके से ऑक्सीजन जैसी होती चली जाती है। हालांकि वो ऑक्सीजन ओरिएंटेड गैस नहीं है, फ्रियोन ओरिएंटेड गैस है। जो एसी में प्रयुक्त हो रही है वो फ्रियोन ओरिएंटेड है। पानी जिस विधा से ठंडा हो रहा है, वो रेफ्रिजरेटर, वो फ्रिज जिस जिस जिन गैसेस का प्रयोग कर रही है, वो पानी को ठंडा तो कर रही है, लेकिन जिन प्रभावों को उसके अंदर छोड़ दे रही है, जल चिकित्सा इस बात का शुद्ध विरोध करती है। जल चिकित्सा एक बात कहती है, हाइड्रोथेरेपी या सूरज की जो चिकित्सा है, सूर्य किरण चिकित्सा, वो ये कहती है कि अगर हरे कलर के बॉटल में आप पानी भर के और सुबह धूप में रख देते हैं, और 2 घंटे के पश्चात उस पानी का सेवन करते हैं, तो शरीर में से बहुत सारे ऐसे विकार हैं जो विटामिन डी डेफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, वो समाप्त होने की संभावना तकरीबन 80% तक बढ़ जाती है। यानी कि बड़े आराम से आप विटामिन डी डेफिशिएंसी संबंधित रोगों से मुक्त हो सकते हैं, यदि आप ग्रीन बॉटल का प्रयोग करते हैं। रेड बॉटल का प्रयोग करते हैं तो हो सकता है फीवर से संबंधित हो, येलो बॉटल का प्रयोग करते हैं, यानी कलर कुछ भी हो सकता है, मे भी डिफर कर सकता है, हो सकता है कि मैं कुछ और बताऊं, वहां कुछ और लिखा है, लेकिन कलर थेरेपी यूज होती है ना। तो यदि कलर थेरेपी यूज हो रही है, जिस सूर्य का प्रकाश पानी को प्रभावित कर दे रहा है, तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि ये जो रेफ्रिजरेटर का पानी है, जो ठंडा पानी है, ये उसको नहीं प्रभावित करेगा। अब आजकल एक बड़ा नया चलन चल दिख रहा है, वो है ये मिल्टन बोतल वाली। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, मिल्टन नहीं, किसी भी ऐसी बोतल का नाम जो जो पानी को गर्म रखने की क्षमता रखता हो। ठीक है। अब आप किसी बोतल में पानी को गर्म रख देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी और ठंडे पानी का गुण बहुत अलग होता है, केमिकल गुण अलग हो जाता है। तो जब केमिकल गुण अलग हो जा रहा है, तो जिस बोतल से वो बोतल बनी है, क्या उसका कोई गुण उस पानी में नहीं आ रहा है। थोड़े देर के लिए आप पालक को लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, तो कहते हैं कि पालक आयरन के गुणों को बहुत ज्यादा प्राप्त कर लेता है, यदि आप उसे पालक उसमें लोहे की कढ़ाई में बनाते हो तो। गर्म पानी को आप किसी स्टील की बोतल में रख के पियोगे, तो क्या स्टील वाला गुण आपके अंदर नहीं प्रवेश करेगा।
और फिर उससे बहुत सारे रोग होने की संभावना है। अफ्रीका में एक रिसर्च की गई थी जिसमें वहाँ की एक जनजाति को, ये मैं नाम भूल गया हूँ, उस जनजाति में एक विशिष्ट प्रकार का रोग होता है, वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, पूरे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा उसी जनजाति में पाया जाता है। कालांतर में जब चेक किया गया तो देखा गया कि लोहे की बोतल में वो लोग बियर डाल के पीते हैं। उनके यहाँ ये ट्रेडिशन है, जो बियर पिया जाता है वो लोहे की बोतल में ही डाल के, लोहे के गिलास में ही डाल के वो पीते हैं। अब उसका 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 इम्पैक्ट कौन देखेगा? लेड पी भी आजकल शीशे के गिलास में भी पानी दे देता है, गर्म पानी दे दो शीशे के गिलास में, चलो उसका प्रभाव कम पड़ रहा है, लेकिन लंबे समय से तक तो जाके पड़ेगा ना। हमें हमें बार बार क्या सिखाया जाता है कि कॉपर की बोतल, कॉपर की बोतल, कॉपर की बोतल, है ना। आजकल तो एक किसी प्रसिद्ध ब्रांड ने प्लास्टिक की बोतल में ही कॉपर का पानी बना के बेचना शुरू कर दिया। मैं अगेन नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग बुद्धिमान हैं जो लोग खरीदते होंगे। कॉपर वाटर आपने देखा, प्लास्टिक की बोतल में कॉपर वाटर आता है, कोई एक फेमस ब्रांड है, ठीक है। ब्रांड बहुत बढ़िया है, लेकिन कम से कम व्यापारीकरण की नीतियां तो देखिए, है कि नहीं। तो आप कॉपर की बोतल में आप पानी आप नहीं पी सकते। मिट्टी में पहले पानी, मिट्टी के बर्तनों में पानी रखा जाता था, घड़े में ठंडा उसमें भी होता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर का ठंडा और घड़े का ठंडा, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है ना। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी चीज, अच्छा, ये सब की सब जो है वो आपके गैसीय विनिमय को प्रभावित करती ही करती हैं। अब जैसे कुछ ऐसे पदार्थ हैं, जैसे लहसुन आप खाते हैं, तो लहसुन, आप कैसे पता लग जाता है सामने वाले को कि प्याज खा के आए हो क्या? अब ऐसा थोड़ी है कि वो प्याज आपके भाई पेट में तो वो बस ब्रेक डाउन हुआ ना, और उसके बाद भी तीन तीन ढक्कन है पूरे इसोफेगस में, अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ढक्कन लगा पड़ा है, बीच में एक ढक्कन लगा पड़ा है, बिल्कुल स्टमक के पास में, लोअर स्टमक के पास में एक ढक्कन लगा पड़ा है। हाँ, इन तीनों ढक्कन को पार करके वो खुशबू मुंह से कैसे निकल जा रही है? लंग्स का भी इसमें योगदान होता है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा, ये कार्य किसके लिए करता है? कई बार ये एक्सक्रीटरी के लिए भी कार्य करता है। और लहसुन की जो गैसेज है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि लहसुन की एक सबसे खास बात यह है कि ये एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन उदाहरण है। एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीजन आया कि नहीं, शब्द आ रहा है इसमें, एक ऑक्सीजन से संबंधित, यानी ऑक्सीजन के विपरीतार्थक रूप में भी ये कार्य करता है। जहां भी नस का चौड़ीकरण होना हो, तो वहां पे नसों का, नर्व्स का, आर्टरीज का, वेन्स का, तो वहां पे इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है लहसुन का, ठीक है। लेकिन अब ऐसा है कि जब ये लहसुन और प्याज ही सिर्फ थोड़ी इससे निकल के जा रही है, अन्य भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे गैसीय विनिमय से बाहर बहिष्कृत होती हैं। और पेट अगर बेकार है तो पेट से बार बार डकारे आना, उसमें गैस का बनना, है ना, ये सब आता है। और फिर यहाँ तक तो ये इसोफेगस से होके यहाँ पे आया, और लंग्स से होके चीजें यहाँ पे, और फिर वो बाहर बाहर बहिष्कृत हो जाती है। तो जितना ये गैसीय विनिमय है, ऐसा ही अब लंग्स के अलावा गैस कई बार हमारे पेट में भी फॉर्मेट बन रही है। पेट में भी गैस बहुत तेज बनती है। आपने ये बहुत सुना हो, गैस सर पे चढ़ गई है मेरे, आपने सुना है? ये लोग कहते हैं, खास करके बूढ़े लोग ये बोलते हैं कि गैस मेरे सर पे चढ़ गई, इसलिए सर में दर्द हो रहा है। गैस सर पे चढ़ गई, कैसे चढ़ गई? रास्ता तो कोई है नहीं। ये सारा का सारा रास्ता मुंह से बाहर निकल जाता है, फिर सर पे कैसे चढ़ गई? सर पे चढ़ने का मतलब ये है कि जो पेट है, पेट में बहुत सारे गंदे पदार्थ कौन कौन से चिपकने वाले सारे, ये मैक्रोनी, बहुत बढ़िया, ये जवे आप जानते होंगे जिसे सेवैयां भी कहा जाता है, दूसरा ये, तीसरा ये मोमोज, मोमोज की वो सफेद चटनी, हाँ, चौथा ये मोटी रोटी पिज्जा, जिसके ऊपर सब्जी और सब डाल के, क्रीम डाल के दिया जाता है, ये, और फिर नमकीन, बहुत सारी क्वालिटी वाली नमकीन है आजकल, वो सारी नमकीन, बहुत शानदार तरीके के बिस्किट्स हैं, ये सब जाके चिपकता है। और जितना ही ये चिपकेगा, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ अगर आपके शरीर में जाएगी, तो अगर किसी पुरानी चिपकी हुई चीज़ के साथ मिलेगी, तो क्रिया करके हो सकता है कि वो गैसीय स्वरूप जरूर प्राप्त करेगी। जैसे गोबर गैस का प्लांट आपने देखा, उसमें क्या करते हैं, गोबर को डाल देते हैं, अब वो सड़ता है उसी में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, तो जब सड़ता है तो उसमें से गैस निकलती है। यही वाली गैस आपके पेट में बन रही है। अब यदि उसे नीचे से मार्ग मिल जाता है, तो वो नीचे से निकल जाती है। लेकिन यदि निचला मार्ग पूरा अवरुद्ध है, नीचे पूरा का पूरा भोजन चिपका पड़ा है आपकी आंतों में, तो वो नीचे से बाहर जा ही नहीं पा रही है। रास्ता तो खोज रही है, लेकिन बाहर जाने का मार्ग नहीं हो रहा है। जिस भी व्यक्ति को गैस बनती है, गारंटेड उसको आप देख लीजिएगा कि उसे अपच होगा, यानी कि उसे, उसका पेट जो है वो साफ नहीं रहता होगा, गारंटेड।
तो दूसरा मार्ग वो ढूंढेगी, फिर जाहिर सी बात है। फिर दूसरा मार्ग क्या निकल के आता है? दूसरा मार्ग है कि वो या तो फिर इधर उधर किसी अन्य रास्ते को ढूंढे। अब अगर वो डकार बन के बाहर निकल जाए तब तो फार एंड बेटर है, तब तो बहुत बढ़िया। लेकिन यदि डकार बन के भी ना निकले तो वो गैस अंदर तो रहेगी नहीं, गैस का तो काम है छोड़ के भागना, हवा फ्री ही रहती है, मुक्त रहती है। तो धीरे 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 वो फिर नर्व्स का स्वरूप प्राप्त करके और फिर सर को भारी कर देती है। और जिस व्यक्ति का पेट खराब रहता है वो, उसका सबसे सबसे उसकी दुख भरी दास्तां है चेहरे पे, बिल्कुल मिडल हिस्सा जो है, इस हिस्से पे दाने का आना, दाने की शुरुआत हो जाती है। दानों का भी अपना विज्ञान है। अगर यहाँ दाना है बिल्कुल इस हिस्से पे, ठीक है, तो क्या है, पेट खराब है। अगर निचले हिस्से पे है, अब मेरे पास तो थोड़ी लंबी दाढ़ी है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, अगर मैं सपाचट रहता तो, है ना, यहाँ अगर रहती है, यहाँ दाढ़ी निकलती है, यहाँ पे दाना है, तो यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा है। यहाँ है, यहाँ पे, तो ये किससे संबंध है? रिप्रोडक्टिव हिस्से से। अगर इस हिस्से में यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में अगर बहुत सारे पिंपल्स आ रहे हैं, खास करके आप महिलाओं को देखिएगा, जिस भी महिला को पीसीओडी या इससे संबंधित परेशानी रहती है, उनके यहाँ बहुत छोटा छोटा मच्छर काटने के जैसा दाना दिख के निकल के निकला ही रहता है, ये खासियत है। तो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम या मेल रिलेटेड कोई इशू है तो उसके लिए यहाँ है। अब बहुत सारा है, बहुत सारे बिंदु है, मैं कभी आपको बताऊंगा आराम से कि कौन सा दाना किस हिस्से के लिए जाना जाता है। वही चेहरा देख के मनुष्य की आकृति देख के मनुष्य की पहचान करने वाला जो पूरा पार्ट है वो इसके तहत आता है। यानी कि जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं खास करके योगा में, वो क्लाइंट से बहुत देरी तक बात नहीं करते, उनको देख के पता लग जाता है कि ये किन किन और रोगों से प्रताड़ित है। और जो भी व्यक्ति गैस के लिए कह रहा है तो इसका मतलब वो पेट से भी प्रताड़ित है ही है। ठीक है। तो लंग्स की खासियत ये मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी हैं। अब जब वो गैसीय विनिमय होता है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही शरीर से बाहर निकल रही है। हर वो गैस जो अननेसेसरली प्रवेश कर गई थी, क्योंकि आपको पता है कि वातावरण में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन ज्यादा प्रवेश करेगी, नाइट्रोजन वापस आ जाती है, रिटर्न बैक कर जाती है। ठीक है। ऑक्सीजन ब्लड में जाने के बाद, अगर ब्लड से मिल जाए ऑक्सीजन तो ब्लड को क्लॉट कर दे, लेकिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है वो हीमोग्लोबिन से मिलने के बाद, इसलिए वो ब्लड को क्लॉट नहीं कर पाता। और फिर धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है और वो शरीर से नाक से होते हुए उसी तरीके से जैसे ऑक्सीजन आई थी, ठीक उसी तरीके से बाहर निकल जाती है। ठीक है। ये पूरा सिस्टम है, इसी सिस्टम को हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के तहत जानते हैं। कुल इससे कुछ प्रश्न बनते हैं, मैं आपके साथ कुछ प्रश्नों के आपके साथ साझा करता हूं, तो आप इन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। एक प्रश्न आया है, कुछ सुन लीजिए, कुछ प्रश्न, बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। एक प्रश्न आया था, स्मोकिंग में डैमेज द रेस्पिरेटरी सिस्टम बिकॉज डिपॉजिट्स फ्रॉम द स्मोक कैन, ऑप्शन है, ऑप्शन ए, interfere with the ciliary actions in the trachea, trigger the release of antigens by the alveoli, block the transmissions of impulses that regulate breathing, lower blood pressure in the mucous membranes of the bronchioles। चलो, जितना ऑप्शन आया समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, लेकिन ये जितने नाम मैंने पढ़े ये नाम सारे समझ में आए ना? इन सारे नामों का तो हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। पहला ऑप्शन था इंटरफेयर विद द सीलियरी। सीलियरी का मतलब आपको अभी मैंने बताया था क्या था? सीलियरी बाल से संबंधित एक्शंस ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया का नाम आपने सुना ही था, एक एक नाल है जहां से वायु जाती है, जिसे वायु मार्ग हम लोग कहते हैं। दूसरा ऑप्शन से ट्रिगर द रिलीज ऑफ द एंटीजेंस बाय द एल्वोलाई। हम क्या होना चाहिए आपके हिसाब से उत्तर? स्मोकिंग किसको सबसे ज्यादा डैमेज करती है, किसको सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है? हिंदी में अगर मैं पूछता हूं तो, अच्छा म्यूट हो, रुको रुको, अनम्यूट करना जरा, बताइए कौन बताएगा? एल्वोलाई, एल्वोलाई, सुन लो पहले, हिंदी में भी सुन लो। सर एल्वियोलाई। ऑप्शन, स्मोकिंग यानी कि सिगरेट या धूम्रपान रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करती है, क्योंकि स्मोकिंग से जो उसका जो डिपॉजिट है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के किस हिस्से को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? ठीक है। तो सीलेरी एक्शंस इन ट्रकिया, ट्रकिया के मार्ग को, मार्ग में अवरुद्ध पैदा करता है। ट्रकिया का मार्ग यानी वो पूरा ब्रोंकियोल्स तक ट्रकिया का ही मार्ग है, मतलब ट्रकिया है, ब्रोंकीज है, ब्रोंकियोल्स है, एल्वोलाई, पहला ये होगा। दूसरा ये है कि एल्वोलाई के बिल्कुल अंतिम हिस्से को ब्लॉक कर देता है। तीसरा है ये है कि इम्पल्स को प्रभावित करता है। और चौथा ये है कि ब्रोंकियोल्स की जो मेम्ब्रेन है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसे सुखा देता है। कौन सा ऑप्शन है बताइए? ऑप्शन बी, बी होगा सर। और कोई?
एल्वियोलाई वाला नहीं, पहला होगा कि ट्रैकिया के मार्ग को ही पूरी तरीके से प्रभावित कर देता है। जो पहला ऑप्शन है, ट्रैकिया का जो पूरा मार्ग है ना, जैसे ही श्वास जाती है। अब जब आप सिगरेट पीते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसे है, आपने यहाँ से स्मोक सांस ली ट्रैप तो हो जाएगा। गहरी सांस आप ले लेते हैं। अब वो पूरा धुआं इतना एक ही बार में खींच लेते हैं कि वो इन सबको फेरिंग्स वगैरह को पार कर जाता है, लेकिन बाकी के म्यूकस पे वो चिपकना शुरू कर देता है। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट आता है वो ट्रैकिया पे ही आता है। दूसरा प्रश्न आता है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट यह बताता है कि मतलब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा है। ऑप्शन है, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ मॉइस्ट passageways that permit air to flow from the external environment to the lungs। पहला है, समझ में आया हिंदी वालों को? माने एक ऐसा है, इट इज कंपोज ऑफ नेटवर्क, एक ऐसे नेटवर्क का जाल है जो मॉइस्चर युक्त जो वायु है उसे परमिट करता है बाहरी वातावरण से फेफड़ों तक पहुंचने के लिए। दूसरा ऑप्शन है, ईच सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड गैस एक्सचेंजेस ऑकर बाय डिफ्यूजन। शरीर की सारी कोशिकाएं बाहरी वातावरण से संबंधित हैं और उससे श्वास देने की क्षमता रखती हैं। तीसरा ऑप्शन है, द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस इज kept moist to allow for gas exchange। जो बाहरी सरफेस है शरीर की, वो मॉइस्चर युक्त श्वास के आदान प्रदान हेतु उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है। और चौथा है, गैसेस डिफ्यूज अक्रॉस मेम्ब्रेन्स ऑन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ बॉडी। और बाहरी एवं आंतरिक दोनों जो आपकी शारीरिक परिविधा है उसमें डिफ्यूजन होने की क्षमता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड नंबर। बोलो, ध्यान से सुनोगे तब तो। मैं अमिताभ बच्चन तो हूं नहीं कि लेडीज एंड सर जेंटलमैन फोर्थ वाला स्वागत है आप सभी ऑप्शन, लोगों का 4 प्रश्नों का ऑप्शन ये रहा। एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अरे इट इज अ कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क भाई साहब, जो परमिट करता है, एक नेटवर्क ही तो है जो ये परमिट करता है श्वास आएगी, ट्रैकिया में प्रवेश करेगी, उसके उपरांत शरीर के अंदर जाएगी, फिर हेलो, फिर अंदर प्रवेश करेगी। हाँ जी बता। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ, मैं कक्षा ले रहा हूँ। हम्म। तो शरीर में श्वास जाएगी, ये पूरा एक सिस्टम है ना, एक नेटवर्क सिस्टम के तहत आता है कि नहीं, है ना? तो हमें वो उत्तर, अभी मैं इसका 10 प्रश्नों का पूरा वो है पीडीएफ में, इसको लिख के आपके सामने आपके साथ साझा करवा देता हूँ या किसी अन्य माध्यम से। तीसरा प्रश्न है, डिपॉजिट फ्रॉम सिगरेट स्मोक आर मोस्ट लाइकली टू इंटरफेयर विद द सीलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन्स लोकेटेड बोथ इन द, कहाँ कहाँ के, ठीक है वो भी। choking on food is most likely caused by interference by the proper functioning of the। चलो ये अभी मैं प्रश्न आपके साथ साझा कर देता हूँ, ठीक है। बाकी कुछ आप भी प्रश्न देखिएगा, संभव हो सके तो। रुकिए, मैं आपको एक एप्लीकेशन भी बताता हूँ। एक एप्लीकेशन है, आप लोग सभी लोग फोन में डाउनलोड कर लीजिएगा आज, ठीक है। एप्लीकेशन है लूसेंट ऑब्जेक्टिव इन हिंदी। लूसेंट ऑब्जेक्टिव इन हिंदी, ठीक है। सर इंग्लिश में नहीं है क्या? इंग्लिश में भी होगी, वो प्ले स्टोर वालों से पूछना, मैं तो हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ, सर वो ठीक है। जवाब नहीं देते। हाँ, तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव ये लिखोगे ना तो प्ले स्टोर वाले बता देंगे कि उनके पास हिंदी में उपलब्ध है कि अंग्रेजी में। इसमें आपको कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विज्ञान। तो जो साइंस वाला हिस्सा है, जब साइंस पे क्लिक करेंगे तो आपको तीसरा ऑप्शन दिखेगा, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। जब आप इसे करेंगे तो इसमें 2 भाग आपको दिखेगा, तो भाग 2 पे क्लिक कर लीजिएगा। और भाग 2 पे जब क्लिक करेंगे तो 18वां अध्याय इसका है, मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान। जब आप इस पे प्रवेश करेंगे तो कुल 27 टेस्ट इसमें है। एक टेस्ट 10 नंबर का है, और आप कोशिश कीजिएगा कि 270 के 70 सवाल, 270 क्वेश्चन है इसमें टोटल, वो आपको कंठस्थ हो। उदाहरण के तौर पे जो पिछली बार किसी ना किसी परीक्षा में देखने को मिला है, मैं बताता हूँ कौन कौन सा। चलो फटाफट एक रैपिड फायर टेस्ट खेलते हैं, ठीक है। क्विक बताना, रैपिड फायर जैसे वो होता है ना कि बिल्कुल बजर दबा के कोई भी बोल देगा। तो 1 2 3 गो। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। फटाफट ऐसे बोलते जाइए, ठीक है। एडल्ट चलिए, नवजात एडल्ट में शिशुओं में 206। हड्डियों की संख्या कितनी है? 300 बहुत बढ़िया, 306। 300, 306 नहीं, 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 22। 8।
खोपड़ी में, चेहरे पे नहीं, पूरे शरीर, चेहरे पे अच्छा, बैठे। आठ। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 2। 20 से 25। एक जोड़ा होता है। जोड़े जोड़े, एक पसली जोड़ा पसली, एक। अरे टाइप मत करो, फटाफट बोलो। एक पसली जोड़ा मतलब दो रिब दो केज। जोड़े, दो। दोनों जोड़े। 2 जोड़े होते हैं? इतनी एक जोड़ा होता है, बड़ी उसमें 2 छाती होता है। सर एक जोड़े। 12 टोटल 12 24 फिर। होती हैं। फ्लोटिंग रिब केज और इन सब में सब ये पढ़ाया है मैंने। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? फीमर। 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 अच्छा, सबसे प्रबल का मतलब समझ रहे हो? मजबूत। मजबूत। जबड़े की हड्डी सर, जबड़े की। जबड़े की। जबड़ा। हाँ, जबड़ा सबसे ताकतवर होता है। और हड्डी का कौन सा हिस्सा पानी सबसे डालना। ताकतवर होता है? इनेमल, दांत का। इनेमल। हाँ। मानव शरीर की इनेमल। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपनी। स्टेपेज। कान स्टेपिस। की। कान हाँ। और की। मानव शरीर की की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। 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 चलो निम्न चलिए, पैर की निम्न में पूछ लिया ये तो। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? हाई। ह्यूमर में। हाथ में। मनुष्य के शरीर की पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, स्पेशियस होती है, ठोस होती है, कीलक जैसी होती है? ठोस। ठोस होती है। ठोस नहीं होती है, संरंध्रीय होती है, उसमें रंध्र पाया जाता है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? पैर में। पैर में। चलो बढ़िया, पैर में। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? थाई। टांग की। ये सब प्रश्न आया हुआ है, समझे? तो कुल 270 प्रश्न है। आप चाहोगे तो इसमें हर एक जो भी मैं पढ़ाता हूँ ना, उन सबका है इसमें। आप देखेंगे तो स्वस्थ मनुष्य में कितने सर एक बार फिर से एप्लीकेशन का नाम बता मात्रा दें। रखता है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, ऐसे सवाल जो है वो टोटल सर एक बार 270 नाम बता दें फिर से एप्लीकेशन का। लूसेंट लूसेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ऑब्जेक्टिव। थैंक यू सो मच और सर। 270 सवाल आप इधर से हल कर लीजिए, 200 सवाल मैं कुछ आपको बता दूंगा। कितना एनाटॉमी से पूछ लेंगे? 500 1000 सवाल आप प्रिपेयर कर लो, एनाटॉमी आपकी पार हो जाएगी। 1000 क्वेश्चन आप अपने दिमाग में रखो कि आपको फरवरी खत्म होने से पहले 1000 प्रश्न एनाटॉमी के प्रैक्टिस करने हैं। एक बात याद रखिए, पास होने और फेल होने पे मत काम करो, आप अपनी प्रिपरेशन से संतुष्ट हो। जब आप अपनी प्रिपरेशन से संतुष्ट हो जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकती। तो आपको करना क्या है? आपको करना है सिर्फ स्वयं पे काम। ठीक है। और अपने सामने जो भी लिखा करो, छोटी छोटी पॉइंट ना, एक वो स्टिकर आता है, आपने देखा जो छोटा वाला स्टिकर आता है, जी स्टिकर सर। लाके और अपने सामने बिल्कुल अपने टेबल पे चिपका के रख लो, जहां भी जो भी कॉपी वॉपी हो। ऐसे नहीं तो एक दिन सुनोगे, तुरंत बात भूल जाएगी, अगले दिन सब गायब। क्योंकि मनुष्य का दिमाग है, 50 चीजों से वो उलझा हुआ है ऑलरेडी। वो भूलेगा भूलेगा, और भूलना बहुत अच्छी बात है, नहीं भूलेगा पागल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए भूलिए, लेकिन चिपका के रखिए जहां भी आपको दिखे, गजनी के जैसे। जैसे गजनी ने लिख रखा था पूरे घर की दीवार पे अपने शरीर पे, वैसे आप भी लिख लिख के चिपका लीजिए। नहीं चिपकाएंगे तो वो आपको चिपका देगा। ठीक है, इसलिए अपने अपने मस्तिष्क में इन बातों को बिठा के रखिए। और आप ये 270 प्रश्न आज कोशिश कीजिएगा कि जितना आपको आता हो, जितना हो सके सॉल्व करके देखिए। हर वो प्रश्न जो किसी ना किसी पेपर में कहीं ना कहीं जरूर आया है एक बार। ठीक है। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ हाँ, पूछिए प्लीज। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे किसी की शरीर की प्रवृत्ति तो ठंडी होती है, उसको ठंड लगती है, हम्म। लेकिन उसके मुंह में छाले हो रहे हैं, तो मतलब उसके पेट में गर्मी है। पेट में गर्मी का मतलब ये है कि एसिडिटी, गर्मी पहले इसलिए लोग एसिडिटी नहीं बोल पाते थे। एसिडिटी का मतलब सिर्फ एसिड नहीं, मतलब सिर्फ आपके स्टमक में एसिडिटी नहीं, पेट की गर्मी का मतलब हो गया कि एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वहन ज्यादा हो रहा है, नंबर 1 पेट के अंदर। दूसरा चीज ये है कि ड्यूडेनम और छोटी आंत में भी, या इसोफेगस में भी, या मुंह में भी अम्लीय गुण कम हो चुका है, क्षारीय गुण कम हो चुका है, अम्लीयता ज्यादा है, एसिड रिफ्लक्स ज्यादा है। जब एसिड ज्यादा बनेगा तो उसे ही हम लोग गर्मी बोलते हैं। अब जैसे लोग बोलते हैं बादाम मत खाओ, वो एसिडिटी, मतलब वो गर्म तासीर का होता है, या सूखे फल मत खाओ, गर्म तासीर का होता है। तो कोई बात नहीं, नहीं अगर गर्मी हो रही है, मुंह में छाले हो रहे हैं, तो उनको लौकी का जूस पिला दीजिए, सारा का सारा अम्लीय से क्षारीय हो जाएगा। लौकी के जूस में जबरदस्त क्षारीयता का गुण पाया जाता है। सबसे शानदार जो चीज पाई जाती है लौकी में, वो यही, वो क्षारीयता के गुण से परिपक्व होती है। ठीक है। नहीं तो ये तो मतलब ये तो गलत ही मानना है कि पेट में गर्मी है। हाँ, पेट में गर्मी शब्द सही है। जैसे
हमारे यहाँ रपट लिखवाने को बोला जाता था कि रपट लिखवा देंगे। रपट जो है कालांतर में समझ में आया कि ये रिपोर्ट लिखवाने को ही रपट बोला जाता था कि रपट लिखवा देंगे। तो शब्द पहले के लोग इसी तरीके का प्रयोग करते थे। तो पहले के लोग जैसे प्रयोग करते थे, हमारे जो बूढ़े बड़े बूढ़े थे, तो वो ये कहते थे कि पेट में गर्मी है। अब उन्हें ये नहीं पता कि एसिडिटी क्या होती है, और वो मेडिकल शब्द तो प्रयोग नहीं करेंगे। और पेट को भी वो पेट बोल सकते हैं। उनके लिए पेट जानते हैं क्या है? यहाँ जहां से छाती खत्म हो रही है और जहां तक बिल्कुल मूत्र मार्ग तक, उनके लिए सब पेट है। लेकिन आपके लिए पेट ऐसा नहीं है। आपके लिए पेट कई हिस्सों में बटा पड़ा है। आपका जीआई ट्रैक है, आपका स्टमक है, आपका जो है वो ड्यूडेनम है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन्स है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 हिस्सों में बटी हुई है, लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी इंटेस्टाइन है। तो इन सबका अलग अलग कार्य है। तो पेट का मतलब सिर्फ पेट मत मानिए, पेट का मतलब कई हिस्से में। अब कौन से हिस्से में दिक्कत है वो है। अच्छा, तो जब भी कभी छाले हो मुंह में तो लौकी का जूस बेस्ट होगा। नहीं 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 नहीं, लौकी का जूस ही बेस्ट नहीं होगा। मैंने बताया कि अगर एसिडिटी का छाला है तो लौकी का जूस बेस्ट होगा। लेकिन नहीं यदि तो ऐसा है कि कोई अन्य कारण भी है, तो एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको बताता हूँ, अमरूद की पत्तियां। ठीक है, बना सकते हैं, जिसमें सही क्वेश्चन से होमवर्क शेयर कर सके। नहीं नहीं, ग्रुप, ये जो ग्रुप बना हुआ है ना, इसी ग्रुप में हम लोग कार्य करेंगे। कोई पूछ रहा है कि कोई ग्रुप बना सकते हैं क्या हम लोग? ग्रुप बना के, ऐसा ना कि ग्रुप में आप तो बना लेंगे ग्रुप, लेकिन आपको ग्रुप की राजनीति का नहीं पता। ऐसे ऐसे विभूतियां बैठे हुए हैं इस संसार में, जो आपका नंबर कॉपी करेंगे और उसको बेच देंगे डेटाबेस वालों को। और फिर आपको ये मनी व्यू का, बैंक बाजार का, इन लोगों का संदेश जो प्राप्त होता है ना, ये नंबर सेलिंग से होता है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि और फिर ये आजकल ये बिटकॉइन वालों का भी मैसेज बहुत आता है मेरे को। हर दिन कहीं ना कहीं से एक मैसेज आ जाता है उल्टा सीधा, जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ। तो इसलिए नंबर डेटा प्राइवेसी बना के रखिए। ठीक है। सर अभी ये क्वेश्चन की लिंक प्लीज शेयर कर दीजिए ना ग्रुप में। हाँ, शेयर कर दूंगा मैं। अच्छा, क्या मैं कुछ और बोल रहा था? हाँ, अमरूद की पत्तियों के अमरूद की लिए बता रहे पत्तियां। थे। अमरूद की पत्तियां, देखो, 2 चीजों की पत्तियों में बहुत बढ़िया गुण होता है। शीशम एक पेड़ होता है, आपने सुना होगा। शीशम जी की सर। पत्तियां, उनमें बहुत बढ़िया गुण पाया जाता है छालों को समाप्त करने का। दूसरा गुण, छाला हो क्यों रहा है? कई बार ऐसा होता है कि शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम हो जाता है, तो छाला होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप बी कॉम्प्लेक्स की गोली, अब बी कॉम्प्लेक्स की गोली के लिए एक कैप्सूल होता है। अच्छा, एक कैप्सूल भी होता है बीकासूल, आपने नाम सुना होगा। जी सर। बीकासूल को अगर मुंह में लगा लीजिए तो उससे भी छाला ठीक हो जाता है। उसके अलावा शहद को मुंह में रखिए और उसे मुंह में घुलाइए। घुलाते घुलाते आप देखेंगे कि आपका पूरा मुंह जो है वो आपके तीनों ग्रंथियों के एंजाइम्स से भर जाएगा। दुनिया भर का लार सलाइवा आपके टालुइन मुंह में आ जाएगा। और फिर जब आप उसे बाहर स्पिट कर देंगे, थूक देंगे, तो इससे भी कम हो जाता है। अगर मुंह में कोई परेशानी होगी, सिर्फ मुंह की परेशानी के कारण अगर कोई परेशानी होगी, तो बड़े आराम से आप इसे बाहर थूक सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि इसोफेगस से संबंधित कोई परेशानी होगी, तो उसके लिए वापस आपका ये अमरूद की पत्तियां और शीशम वाला पेड़, शीशम की पत्तियां जो ये बेहतरीन कार्य करती हैं। लौकी का जूस पेट को जस्टिफाई कर देता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी। और यदि लार्ज इंटेस्टाइन में परेशानी है और उसके कारण से मुंह में छाले हो रहे हैं, तो फिर अगेन आपको जाना होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली की तरफ। और इन इन नहीं तो 5 सर ये कैसे पता चलेगा कि किस रीजन से वन अपने बाय को वन, छाले वन हो बाय रहे वन हैं? सबसे शुरू कीजिए। ए से लेके जेड तक में शुरू कीजिए। ताला जब बंद हो जाता है और आपके पास 100 चाबियां हैं, तो 100 चाबियों में आप वन बाय वन सबको चेक करते ही नहीं करते? फिर जब एक जी बार सर। पता लग जाता है कि ये रोगी इस तासीर का है, इसके मुंह में तो कोई परेशानी नहीं, मुंह में तो कैंसर हुआ नहीं, इसके पेट में एसिडिटी तो है नहीं, तो ये तो पता लग जाता है ना कि अच्छा ये फाइनल वाला है, इनके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम होगा। अब महिला होंगी या पुरुष होंगे, तो अधिकतर आजकल तो बी कॉम्प्लेक्स कम रहता है। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स कम होने के कारण, क्योंकि छाले वाला आदमी बेचारा वैसे ही कुछ नहीं खाता। ना तो वो गोलगप्पे खा सकता है, ना ही समोसे खा सकता है, ना ही वो चटनी खा सकता है। तो जीवन ही उसका लानत रहता है। तो लेकिन सर एक चीज बताइए मुझे, जैसे किसी ने बाहर का कुछ खाया, हम्म जैसे पतासी खाई, गोलगप्पे खाए और उसके मुंह में शाम तक छाले हो गए, तो वो किस कारण से, किस और जगह जाके मतलब? हाँ, वो एसिडिटी का चक्कर है। एसिडिटी नहीं का तो वो चक्कर। छोटी आंत में प्रॉब्लम है या मुंह वाली प्रॉब्लम है, किससे वो छाले हो पेट में रहे हैं? प्रॉब्लम है, पेट में, स्टमक में प्रॉब्लम है, फिर वो एसिड हो रहा है, तेजी से एसिड निकल के। इसका इसका उदाहरण मैं स्वयं मुंह में कुछ भी खा लेती हूँ ना बाहर का, तो मेरे छाले हो जाते हैं मुंह हाँ, में। तो ठीक है, बाहर का खा लेते तो एक बार जरा सा ये भी देख लीजिए। पहले एक बार आप ये करके देखिए, विटामिन बी वाला लेके देखिए। अगर उससे ठीक हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, नहीं तो ये शीशम की पत्तियां और अमरूद की पत्तियां बेस्ट ऑप्शन है। अमरूद सबसे पहले काम करेगा। अच्छा। ठीक है।
जी सर, थैंक यू सर। सर हमारा भी क्वेश्चन था, सर एंकल में है वो दर्द होता है, क्वेश्चन अब सूजन आ कल जाती दिया है जाएगा, मोटी मेरी अगली मोटी। क्लास है। एक अगली अगली क्लास है मेरी, 9 बजे से शुरू होनी थी। 9:15 हो चुका है ऑलरेडी, 3 बार फोन आ गया उन लोगों का, तो हम लोग क्वेश्चन कल लेंगे। एक एक क्वेश्चन मैं किसी दिन मैं बैठ जाऊंगा आप लोग के साथ 2 घंटे के लिए, अपने जीवन का सारा प्रश्न लिख के रखिए आप, फिर उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, सभी लोगों से अनुरोध है कि ठीक है मतलब सर। सम्मान मैं आपसे कह रहा हूँ इस बात को, कि आप अपने सारे प्रश्नों को एकत्रित करके रखिए। क्लाइंट के, घर के, परिवार के, रिश्तेदार के, सब प्रश्नों पर हम लोग वार्ता करेंगे, और सारे प्रश्नों को हम लोग जितनी जल्दी हो सकेगा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आज मुझे आदेश दीजिए, क्योंकि अभी मेरी एक अगली कक्षा है और बच्चे इंतजार कर रहे हैं। 18 ओके मिनट सर, चलिए, थैंक यू। चलिए शांति पाठ करते हैं हम लोग। कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, आंखें बंद, गहराई तक सांस। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्यासुः। ओम शांति 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 सर्वा अरिष्टसु शांतिर्भवतु। चलिए, बहुत बहुत आभार। पैर यदि हैवी हो जा रहा है, ठंड का कारण होगा नंबर 1। दूसरा कारण ये भी होता है कई बार कि रक्त के अंदर हैवी पदार्थ हो रहा है, ब्लड हैवी हो रहा है, तो भी वो वापस नहीं आ पाने के कारण से पैर हैवी हो जाता है। तो इसका इन दोनों में से अब कल चर्चा करेंगे तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए आज ओके सर, थैंक यू। चलिए।